सबसे मेरा एक ही क्वेश्चन रहता है, पहला क्वेश्चन कि फिजिक्स क्या है, व्हाट इज फिजिक्स। ठीक है, फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट नेचुरल फेनोमेनन। सबसे पहले इसको लिख लीजिए, फिजिक्स is the branch of science in which we study about natural phenomenon. अब सवाल यह है कि कौन सा नेचुरल फेनोमेनन। नेचुरल फेनोमेनन का मतलब क्या है। तो अभी आप लोग बेंच पर बैठे हैं, ये क्या है, बैठना क्या है, नेचुरल फेनोमेनन है, प्राकृतिक क्रिया है। लेकिन बैठते समय फिजिक्स का लॉ कैसे लागू हो रहा है, कैसे अप्लाई हो रहा है। तो बैठते समय जितना फोर्स आप बेंच पर लगा रहे हैं उतना ही फोर्स बेंच भी आप पर लगा रहा है। अगर उतना फोर्स बेंच नहीं लगाता तो क्या होता, बेंच टूट जाती, आप गिर जाते। गांव में, हम लोग के गांव घर में खाट होता है, खाट, ठीक है। खाट का बिनावट जो है, खाट का जो ये रहता है बिना हुआ, वो अगर पुराना पड़ जाता है तो कमजोर हो जाता है। मान लीजिए वह आपके दरवाजे पर छूट गया और आपके यहाँ कुछ गेस्ट लोग आए, उनको पता नहीं था कि खाट का बिनावट पुराना है, आप हाँ हाँ करते रहे, वो बैठ गए, खाट टूट गया, सभी गिर गए। क्यों गिर गए, क्यों खाट टूट गया, इसलिए टूट गया कि वो सभी गेस्ट मिल करके जितना फोर्स अप्लाई कर दिए उतना फोर्स वह खाट नीचे से नहीं अप्लाई कर सका, इसीलिए गिर गए। तो दूसरी बात कि आप चलते हुए आकर के बैठे क्लासरूम में, तो ये जो चलना है ये नेचुरल फेनोमेनन है, एक प्राकृतिक क्रिया है। लेकिन यह काम भी फिजिक्स के लॉ के अनुसार ही हो रहा है। कैसे, चलते समय आप ध्यान दीजिएगा, एक पैर से सरफेस को प्रेस करते हैं, जिस सरफेस पर आप चलते हैं, तब दूसरा पैर आगे बढ़ाते हैं, तब दूसरा पैर क्या होता है, आगे बढ़ाते हैं। तो मान लीजिए आपने अर्थ सरफेस पर या जिस सड़क पर चला एफ फोर्स लगाया, तो जितना फोर्स आप नीचे लगाए चलते समय उतना ही फोर्स वह सरफेस आप पर लगा दिया, फोर्स ऑफ रिएक्शन। ठीक है, निश्चित रूप से कुछ कोण बनते हुए एंगल बना है। इस फोर्स ऑफ रिएक्शन का दो कंपोनेंट होता है, एक होता है आर कॉस थीटा और एक होता है आर साइन थीटा। ये कहां से आया, ये आपको सेकेंड चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा। कहां मिलेगा, सेकेंड चैप्टर में जब स्केलर और वेक्टर हम लोग पढ़ेंगे उसमें हम बताएंगे कि आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा कैसे हुआ। फिलहाल यहां यही जानिए कि जिस सरफेस पर आप चलना चाह रहे हैं उस सरफेस पर आप जितना फोर्स लगाते हैं उतना ही फोर्स वह सरफेस आप पर लगा दिया, और जो जिसको हम फोर्स ऑफ रिएक्शन कहते हैं, और वह सरफेस जितना आप पर फोर्स लगाया उसी फोर्स का एक कंपोनेंट आपको आगे बढ़ने में हेल्प करता है, दूसरा कंपोनेंट आपके वेट को बैलेंस करता है। कहने का मतलब है चलना तो एक नेचुरल फेनोमेनन है, लेकिन उसमें भी फिजिक्स का यह लॉ लागू हो रहा है। कौन सा लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, पढ़े हैं, 9th क्लास में पढ़ा हुआ है सब चीज। तो चलते समय ये हुआ, मान लीजिए क्लासरूम में आप इंटर किए, दरवाजे पर हम मोबिल गिरा के रख दिए थे,
क्या होगा, आपका पैर फिसल जाएगा। ठीक है, यानी वहां पर चलने के लिए क्या चाहिए, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी चाहिए। अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं लगेगा आपके पैर, आपके चप्पल और उस सरफेस के बीच में, तो आप आगे नहीं बढ़ पाइएगा। ठीक है, और मान लीजिए आपको अगर चलना है बालू पर, गद्दे पर या दलदल में, आपको चलने में कठिनाई होती है। क्यों कठिनाई होती है, हमने अभी भी बताया कि ये फोर्स ऑफ रिएक्शन जो सरफेस का मिलता है वही हेल्प करता है आगे बढ़ने में। अब वही अगर कम पड़ जाएगा तो आगे बढ़ने में मदद नहीं मिलेगी, आगे बढ़ने में कठिनाई होगी। गद्दे पर क्या होता है, मान लीजिए इतना गद्दा, इतना मोटा गद्दा बिछा हुआ है जिस पर आपको कहा गया कि खूब तेजी से चलिए, आप नहीं चल पाते हैं। क्यों नहीं चल पाते हैं, इसलिए आपका पैर धंस जाता है। पैर धंसने से क्या हुआ, यहां जो फोर्स लगा वह कम पड़ गया। ठीक है, तो जब ऊपर से लगाया गया फोर्स कम पड़ जाएगा तो फोर्स ऑफ रिएक्शन भी कम हो जाएगा, और फोर्स ऑफ रिएक्शन ही हेल्प कर रहा है आगे बढ़ने में। अब वही कम हो जाएगा तो आगे बढ़ने में मदद मिलेगी, नहीं मिलेगी। यही कारण है कि बालू में, दलदल में, गड्ढे पर चलना कठिन होता है। ठीक है, कठिनाई होती है। और अगर आपको कहा जाए कि जमीन से, अर्थ सरफेस से 2 फीट ऊंचा उठ करके चलिए, आप चल पाएंगे, नहीं चल पाएंगे। क्यों नहीं चल पाएंगे, इसलिए कि 2 फीट ऊपर कोई सरफेस नहीं है, और कोई सरफेस नहीं है तो फोर्स ऑफ रिएक्शन नहीं लग रहा है। यही कारण है कि आप वैक्यूम में आप नहीं चल पाते, आप हवा में 2 फीट ऊपर उठ करके आप नहीं चल पाते हैं। ठीक है, साइकिल आप लोग चलाते हैं, साइकिल चलाते समय क्या होता है, पॉडिल पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो मोशन प्रोड्यूस होता है। पॉडिल पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो मोशन प्रोड्यूस होता है, और ब्रेक लगाते हैं तो साइकिल के मोशन को रोक देते हैं। मोड़ पर साइकिल सहित उधर झुक जाते हैं जिधर मुड़ते हैं। ये सारा काम फिजिक्स के लॉ के अनुसार हो रहा है। 9th में आप लोग पढ़े होगा सेंट्रीपिटल फोर्स। साइकिल सवार मोड़ पर क्या करता है, सेंट्रीपिटल फोर्स लगने के कारण वह सेंटर की ओर झुक जाता है। किधर, जिधर मुड़ता है उधर ही सेंटर रहेगा। ऐसे मुड़ेगा, मान लो बाईं ओर मुड़ रहा है, ऐसे दाहिनी ओर मुड़ रहा है तो दाहिनी ओर सेंटर रहेगा, बाईं ओर मुड़ रहा है तो बाईं ओर सेंटर रहेगा। तो ये सारा काम फिजिक्स के लॉ के अनुसार हो रहा है। जो भी नेचुरल फेनोमेनन है, जो भी प्राकृतिक क्रिया है, यह सब काम किसके कारण हो रहा है, फिजिक्स के लॉ के अनुसार हो रहा है। ठीक है, ट्रेन या बस में आप बैठे हैं, जैसे ही ट्रेन या बस खुलती है आपको ऐसे पीछे की ओर झटका लगता है। कभी महसूस किए हैं, क्यों झटका लगता है, इसलिए झटका लगता है कि वहां भी फिजिक्स का लॉ लागू हो रहा है। इनर्शिया, इनर्शिया जानते हैं, इनर्शिया क्या है, इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू विच द बॉडी कंटिन्यूज इट्स इनिशियल स्टेट। जड़त्व तो किसी वस्तु का वह गुण है जिस गुण के कारण वस्तु अपने पहले की अवस्था को बनाए रखना चाहती है। ठीक है, तो आप ट्रेन या बस में बैठे हैं, आपका शरीर स्थिर है, पूरा बॉडी आपका स्थिर है। क्या होगा, वह चाहता है बॉडी की हम स्थिर ही रहें, लेकिन जैसे ही ट्रेन या बस खुलती है आपके शरीर का वह भाग जो ट्रेन या बस के संपर्क में था, कांटेक्ट में था, वह मोशन में आ गया। बाकी भाग तो चाहेगा कि हम स्थिर रहें, इसीलिए ऐसे पीछे की ओर झटका लगता है। आप किसी के साथ मोटरसाइकिल पर पीछे बैठे हैं, क्या होता है, जैसे ही वह मोटरसाइकिल जो ड्राइव कर रहा है वह ब्रेक लेता है, आपको झटका लगता है, आपका सिर उसके पीठ से टकरा जाता है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि आपका पूरा शरीर मोशन में है। ड्यू टू इनर्शिया पूरा बॉडी चाहता है कि हम मोशन में ही रहें, लेकिन ब्रेक लग गया तो आपके शरीर का वह भाग जो मोटरसाइकिल के कांटेक्ट में था वहां तो ब्रेक लग गया, इसलिए आगे की ओर ऐसे झुक जाते हैं। तो मेरा कहना यह है कि नेचर में जो भी काम हो रहा है वह सभी फिजिक्स के लॉ के अनुसार हो रहा है। इसीलिए हम लोग क्या पढ़ते हैं,
हम लोग लिखते हैं डिफिनेशन, फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट नेचुरल फेनोमेनन। ठीक है। अब है कि फिजिक्स पढ़ने के लिए हमको सबसे पहले क्या पढ़ना है, तो दो चीज पढ़ना है। एक पढ़ना है फिजिकल क्वांटिटीज, और दूसरा पढ़ना है मैथमेटिकल टूल्स। टूल्स का मतलब होता है औजार, यानी फिजिक्स पढ़ने के लिए मैथमेटिक्स को औजार के रूप में उपयोग करना है, इंस्ट्रूमेंट के रूप में यूज करना है, टूल्स के रूप में यूज करना है। फिजिक्स का बुक उल्टेंगे तो क्या देखेंगे, जितना उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है वह सब मैथमेटिकल फॉर्म में है। तो मैथमेटिक्स जब तक आपको नहीं आएगी, निश्चित रूप से आपको फिजिक्स भी नहीं आने जा रही है, फिजिक्स भी आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसमें हम लोग मैथमेटिक्स का कुछ फॉर्मूला पढ़ेंगे, न कि पूरा मैथमेटिक्स पढ़ेंगे। पूरा मैथमेटिक्स के बुक में पढ़िएगा, यहाँ पर सिर्फ कुछ फॉर्मूला के बारे में हम बताएंगे जिसका यूज फिजिक्स में करना है। तो अब आइए फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में। तो फिजिकल क्वांटिटीज क्या है, तो सबसे पहले यह बताइए कि जब आप इंग्लिश पढ़ना शुरू किए थे तो क्या पढ़े थे, ABCD पढ़े थे, अल्फाबेट पढ़े थे, कई लेटर मिल करके वर्ड बना था, कई वर्ड मिल करके सेंटेंस बना था, और आज के डेट में पूरा बुक इंग्लिश मीडियम में पढ़ के आ गए। जब आप मैथ पढ़े थे तो क्या पढ़े थे, 1 2 3 4 5 6 पढ़ना शुरू किए थे, और उसी में 3 + 2 5 हो गया था, 3 - 2 1 हो गया था। और आज के डेट में पूरा अलजेब्रा, पूरा अर्थमेटिक, पूरा त्रिकोणमिति, हर चीज आप पढ़ के आ गए। लेकिन याद कीजिए, अगर 1 2 3 4 5 6 नहीं पढ़े रहते तो निश्चित रूप से आज के डेट में आपको मैथमेटिक्स कुछ भी समझ में नहीं आता। उसी तरीके से, उसी प्रकार फिजिक्स पढ़ने के लिए भी हम लोग को पहले क्या पढ़ना है, पहले पढ़ना है फिजिकल क्वांटिटीज, सच क्वांटिटीज with the help of which the laws of physics can be expressed are called physical quantities। यानी कि आप अगर फिजिकल क्वांटिटीज नहीं पढ़ेंगे तो फिजिक्स के लॉ को नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, लिख लीजिए, such quantities with the help of which the laws of physics can be expressed are called physical quantity, physical quantities। They can be measured directly or इनडायरेक्टली। डायरेक्टली भी माप सकते हैं, जैसे लेंथ मापना हो, स्केल निकाले माप लिए, फीता निकाले माप लिए। लेकिन स्पीड मापना हो तो क्या करेंगे, पहले डिस्टेंस मापेंगे, टाइम देखेंगे कि डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम लगा, और तब डिस्टेंस बाय टाइम करेंगे तो हमको स्पीड मिलेगा, जो इनडायरेक्टली मेजरमेंट हो गया। फॉर एग्जाम्पल, मास, लेंथ, टाइम, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, फोर्स, वेट,
वर्क, एनर्जी, पावर एक्सेट्रा। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। हिंदी में भी नोट कर दिए हैं, जिनको हिंदी में लिखना है लिख लीजिए। पहला क्वांटिटी है ये मास। तो मास क्या है? मास समझने के लिए मेरे हाथ में एक कॉपी है और एक बुक है, दोनों बने हैं कागज से। किसका मास अधिक है? निश्चित रूप से इस बुक का मास अधिक है। क्यों अधिक है? इसलिए कि इसमें वह कागज अधिक है। जिस सब्सटेंस से, जिस पदार्थ से ये दोनों बने हैं वह इसमें अधिक है और इसमें कम है। ठीक है, तो कॉपी का मास कम है और बुक का मास अधिक है। क्यों अधिक है? बुक में कागज अधिक है, कॉपी में कागज कम है। लकड़ी से बनाया एक स्टूल, छोटा सा, और एक बड़ा सा टेबल, दोनों में किसका मास अधिक है? टेबल का मास अधिक है। क्यों अधिक है? इसलिए कि उसमें वह लकड़ी का क्वांटिटी अधिक है। हम लोगों का शरीर भी एक ही पदार्थ से बना है, एक ही सब्सटेंस से बना है। एक दुबला पतला छोटा सा बच्चा, उसका मास कम है, और एक लंबा चौड़ा, उसी के उम्र का लंबा चौड़ा एक बच्चा, उसका मास ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? इसलिए कि जिस सब्सटेंस से दोनों शरीर बने हैं उसमें से लंबे चौड़े लड़के में वह सब्सटेंस अधिक है, इसलिए उसका मास अधिक है। तो किस चीज को हम मास कर रहे हैं? हम मास कर रहे हैं जिस पदार्थ से, जिस सब्सटेंस से वस्तु बने हैं, कोई बॉडी बना है, उस सब्सटेंस के क्वांटिटी को, उस सब्सटेंस के क्वांटिटी का मेजरमेंट कहलाता है उस वस्तु का मास। तो क्या लिखेंगे हम लोग? द क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस contained in a body, the quantity of substance contained, एक मिनट, the quantity of substance contained in a body is called mass of that body। किसी वस्तु में जितना पदार्थ है उसी के माप को हम लोग कहते हैं, उसी के क्वांटिटी को हम लोग कहते हैं मास। समझ में आ गई बात? नेक्स्ट है लेंथ, लंबाई। तो लंबाई क्या है? मेरे हाथ में पेन है, आपके हाथ में पेन है, सामने बेंच है और आप खुद हैं। लंबाई को कैसे डिफाइन करेंगे? लेंथ को कैसे डिफाइन करेंगे? तो जरा ध्यान दीजिए, यही लंबाई है इस पेन का। द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, वह पॉइंट कहां है? सिचुएटेड एट एक्सट्रीमली एंड्स ऑफ ए बॉडी
is called length of that body. The distance between 2 points situated at extremely ends of a body is called length of that body. ठीक है, the distance between 2 points situated at extremely ends of a body is called length of that body. किसी वस्तु के दोनों अंतिम सिरों पर स्थित दो बिंदुओं के बीच की दूरी को उस वस्तु की लंबाई कहते हैं. ठीक है, अब है समय, टाइम. तो समय का मीनिंग इतना बड़ा था कि किसी साइंटिस्ट ने इसको डिफाइन ही नहीं किया. समय का मीनिंग इतना बड़ा था कि किसी साइंटिस्ट ने इसको डिफाइन ही नहीं किया. इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिफाइन टाइम, बट आइंस्टीन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक लाइन कहा कि ये घड़ी जो रीड करके हमको बता रही है वही समय है, वही टाइम है. तो बट अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन, टाइम इज व्हाट द क्लॉक reads. Time is what the clock reads. इन्वर्टेड कोमा में स्टेटमेंट है, इसको लिख लीजिए. चलिए इसको नोट कर लीजिए. हिंदी में भी लिख दिए हैं, जिनको नोट करना है नोट कर लीजिए. नेक्स्ट टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट यानी कि प्लेस को चेंज कर देना. चेंज इन प्लेस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, यहां ध्यान दीजिए. मान लीजिए आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी पर जाना है. जाने के बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं. इस रास्ते भी आप जा सकते हैं 500 मीटर चल के, इस रास्ते भी जा सकते हैं 300 मीटर चल के, या डिफिनिट डायरेक्शन में भी आप जा सकते हैं ओनली 200 मीटर चल के. द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी इन डिफिनिट डायरेक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ दैट बॉडी. ठीक है, लेकिन अगर डिफिनिट डायरेक्शन में रास्ता नहीं है तो अब क्या कीजिएगा? डिफिनिट डायरेक्शन में रास्ता नहीं है, पहाड़ है, खाई है, तब क्या कीजिएगा? तब द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन. डिस्प्लेसमेंट इतना ही होगा, रास्ता हो या नहीं हो, 200 मीटर ही होगा. अगर 200 मीटर आपके इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का डिस्टेंस है 200 मीटर, तो आपका डिस्प्लेसमेंट 200 मीटर ही होगा, इधर से रास्ता हो या नहीं हो. यानी कि द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी इन डिफिनिट डायरेक्शन और द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ दैट बॉडी. किसी वस्तु के द्वारा निश्चित दिशा में तय की गई दूरी या उस वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को कहते हैं विस्थापन. तो यहां लिख लीजिए
the distance traveled by a body in definite direction or the shortest distance between initial and final position of a body is called displacement of that body. किसी वस्तु के द्वारा निश्चित दिशा में तय की गई दूरी या उस वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी उस वस्तु का विस्थापन कहलाती है। तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? डिस्प्लेसमेंट हो गया 200 मीटर। विस्थापन हो गया, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए।